गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने प्रीवियस वीडियो में अध्ययन किया कि जलवायु को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्थितियां हैं, वो प्रमुख रूप से तापमान और वर्षा को लेकर उत्पन्न होती है, जिसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो हमारी ऋतु आई वो है शीत ऋतु, जिसके कुछ बिंदुओं का हम अध्ययन कर चुके हैं और कुछ बिंदु उसके बचे हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही आगे हमारी जो दूसरी ऋतु है उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है, कल जो हमने शीत ऋतु का अध्ययन किया उसके कुछ बिंदु बच गए थे, उनके ऊपर सबसे पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा होती है। कौन सी पवने? यानी जो व्यापारिक पवने हैं उनके कारण प्रमुखतः बात आती है कि इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, तमिलनाडु तट है, वहां पे भी प्रमुख रूप से क्या है कि व्यापारिक पवनों के कारण प्रमुखतः क्या है कि तमिलनाडु जो तट है वहां पे वर्षा है प्रमुख रूप से होती है। जो व्यापारिक पवने हैं ये वर्ष पर चलती रहती है और इनमें प्रमुखतः है वो किसी प्रकार का परिवर्तन है वो सामान्यतः देखने को नहीं मिलता। बात आती है तमिलनाडु तट पर ये पवने बहती है। तमिलनाडु तट है, ये जो पवने हैं किस क्रम में बहती है? क्या समुद्र से स्थल की ओर बहती है या स्थल से समुद्र की ओर बहती है? तो ध्यान रखना कि तमिलनाडु तट पर ये पवने बहती है समुद्र से स्थल की ओर। कहां बहती है? समुद्र से स्थल की ओर ये गति करती है पवने। आगे बात आती है कि कमजोर उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो प्रमुखतः कौन से भाग में बनता है? कमजोर उच्च दाब का जो क्षेत्र है वो कौन से भाग में प्रमुखतः बनता है? तो ध्यान रखना, भारत के उत्तरी भाग में। कौन से भाग में? भारत के उत्तरी भाग में प्रमुखतः जो दाब का क्षेत्र बनता है, उच्च दाब का क्षेत्र, वो कहां बनता है? भारत के उत्तरी भाग में उच्च दाब का क्षेत्र है प्रमुखतः बनता है। बात आती है उच्च दाब से प्रभावित होकर ये पवने बहती है, यानी उच्च दाब से जब ये पवने प्रभावित हो जाती है और प्रभावित होने के बाद में ये पवने हैं ये कहां बहती है, कहां गति करती है? तो ध्यान रखना, प्रमुख रूप से पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में। कहां पे गति करती है? पश्चिम में तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में ये पवने हैं वो आगे गति करती है, आगे बढ़ती है। आगे बात आती है कि इस मौसम में यानी बात कर रहे हैं हम शीत ऋतु में, इस मौसम में आसमान है वो साफ, तापमान वर्णता कम रहती है। यानी जो ये शीत ऋतु का जो समय होता है इन क्षेत्रों में प्रमुखतः किस प्रकार का तापमान, किस प्रकार का मौसम, किस प्रकार की आर्द्रता रहती है? तो ध्यान रखना, इस मौसम में जो आसमान है वो प्रमुखतः क्या है? साफ रहता है और तापमान और आर्द्रता है ये प्रमुख रूप से कम देखने को मिलती है। आगे बात आती है कि पवने स्थिर और परिवर्तित होती है, यानी पवने हैं वो परिवर्तित होती रहती है, कभी ठंडी और कभी सामान्यतः उस समय देखने को मिलता है कि गर्म जो होता है वो दिन का समय होता है और रात है वो बहुत अधिक ठंडी होती है, ये प्रमुखता देखने को मिलती है। पवने क्या है? स्थिर हो जाती है और उसके साथ साथ क्या है कि प्रमुख परिवर्तन है वो भी प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी प्रकार आगे बात आती है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में प्रमुखतः क्या विशेष लक्षण है वो देखने को मिलता है? कौन से क्षेत्र में? तो ध्यान रखना, शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में क्या विशेष लक्षण देखने को मिलता है? तो ध्यान रखना, पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम से चक्रवर्ती विक्षोभ का अंतर्वाह है। प्रमुख रूप से क्या लक्षण देखने को मिलता है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ है उसका जो अंतर्प्रवाह है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इसी क्रम में बात आती है ये कम दाब वाली प्रणाली उत्पन्न करती है। ये किस प्रकार की दाब प्रणाली उत्पन्न करती है? तो ध्यान रखना, ये जो चक्रवाती विक्षोभ का जो अंतर्वाह है इसके द्वारा प्रमुखतः जो प्रणाली उत्पन्न की जाती है वो कौन सी प्रणाली उत्पन्न की जाती है? ये कम दाब की जो प्रणाली है वो प्रमुख रूप से क्या है? उत्पन्न करती है। आगे बात आती है इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है। प्रमुखतः इस चक्रवाती विक्षोभों के कारण
प्रमुख रूप से क्या है कि बात की जाए शीतकाल में कौन से भागों में वर्षा होती है प्रमुखतः, तो ध्यान रखना जो मैदानी भाग है उनमें प्रमुखतः शीतकाल में प्रमुखतः वर्षा है वो देखने को प्रमुखतः मिलती है। इसी क्रम में बात आती है पर्वतों पर हिमपात होता है। जो पर्वत है वहां पे प्रमुख रूप से क्या है हिमपात देखने को मिलता है। हिमपात का जो सामान्य अर्थ है वो है बर्फ का गिरना या ग्लेशियर का पिघलना। प्रमुख रूप से बात आती है कि पर्वतों पर क्या होती है हिमपात होती है, और हिमपात का अर्थ क्या होता है बर्फ के रूप में गिरना। आगे बात आती है कि शीतकाल में होने वाली वर्षा को स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है। शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको स्थानीय क्षेत्र में या स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो उसे माहवट कहा जाता है। क्या कहा जाता है माहवट कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते भी हैं कि शीतकाल में जो होने वाली वर्षा है उसको स्थानीय तौर पर क्या कहा जाता है माहवट कहा जाता है। अब बात आती है कि शीतकाल में ये होने वाली जो वर्षा है ये प्रमुखतः किस प्रकार से लाभकारी है, किस प्रकार से किस फसल के लिए प्रमुखतः लाभदायक है। तो ध्यान रखना कि रबी की फसल के लिए, रबी की जो फसल है उसके लिए तो शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसको हम मावट कहते हैं ये बहुत ही लाभकारी और उपयोगी होती है। तो इस प्रकार जो हमने बात की कि प्रमुख रूप से क्या है कि ये चक्रवाती विक्षोभों के कारण क्या होता है कि प्रमुखतः वर्षा होती है, और वो वर्षा है वो प्रमुख रूप से कौन सी फसल के लिए प्रमुखतः कौन सी कृषि के लिए लाभदायक होती है। तो रबी की जो फसलें हैं उन समस्त फसलों के लिए प्रमुखतः क्या है कि ये जो मावट वाली जो वर्षा होती है विभिन्न क्षेत्रों में ये प्रमुखतः क्या है विशेष महत्व रखती है, और जो रबी की फसलें हैं उसमें विशेष लाभदायक दृष्टि है वो इस मावट की वर्षा की प्रमुखतः शीतकाल में रहती है। शीतकाल में जो ये प्रमुखतः वर्षा होती है ये प्रमुखतः क्या है कि हर क्षेत्र में एक समान न होते हुए कुछ क्षेत्रों में इस जो स्थिति है वो असमान भी होती है। यानी शीतकाल में या तो शीत ऋतु में जो ये वर्षा होती है उसमें प्रमुख रूप से क्या है कि असमानता है वो प्रमुखतः देखने को मिलती है। तो बात आती है प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती, यानी भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पे शीत ऋतु है उसकी अस्पष्टता देखने को मिलती है। यानी प्रमुखतः क्या है कि कुछ स्थानों पे तो इस समय वर्षा होती है और कुछ स्थानों पे प्रमुखतः वर्षा नहीं होती। इसके कारण क्या है कि भारत के जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पे प्रमुखतः इसकी स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो पाती। आगे बात आती है समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण तापमान में न के बराबर परिवर्तन होता है। यानी जो समुद्री पवने हैं उसके कारण यानी उसके प्रभाव के कारण जो प्रमुखतः तापमान होता है उस तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं होता, अधिक स्थितियां परिवर्तन नहीं होती। और अगर सामान्यतः बात कही जाए तो इन समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण जो तापमान है उसमें न के बराबर परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, यानी तापमान है वो सामान्यतः बना रहता है। आगे बात आती है हमारी दूसरी ऋतु ग्रीष्म ऋतु की। पहले जो हमारी ऋतु थी वो प्रमुखतः शीत ऋतु थी। अब दूसरी जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब हो गया जो प्रमुखतः गर्मी से संबंधित है, यानी गर्मी में प्रमुखतः किस प्रकार की स्थिति रहती है, किस प्रकार का तापमान रहता है, उसके बारे में प्रमुखतः विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है, भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है उसका समय है वो क्या माना गया है और कब से कब तक है प्रमुखतः ग्रीष्म ऋतु है वो भारत में बनी रहती है। तो बात आती है सबसे पहले भारत में ग्रीष्म ऋतु कौन से माह में प्रमुखतः मानी गई है। तो ध्यान रखना मार्च से मई तक का जो समय है, मार्च से जो मई तक का समय है वो भारत में ग्रीष्म ऋतु का समय रहता है। यानी इस समय जो भारत है उसके क्षेत्र है उसमें प्रमुखतः क्या है कि गर्मी देखने को मिलती है, और प्रमुखतः ये गर्मी है ये विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख रूप से
प्रभावित करते हैं विभिन्न क्षेत्रों को। तो आगे इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता। ताप पट्टी है यानी जब शीत ऋतु होती है तब तापमान कम रहता है, और ये जब भौगोलिक स्थिति का प्रमुख गोलार्ध की बात की जाए तो जब उसमें परिवर्तन होता है, उसकी स्थितियों में परिवर्तन होता है, तो प्रमुखतः क्या होता है कि ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का जो पता है वो प्रमुखतः किस कारण लगता है, यानी ताप की जो पट्टी है उसमें जब परिवर्तन होता है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से उसका पता लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि अक्षांश पर तापमान को देख के, यानी ताप पट्टी में जो स्थानांतरण हुआ है उसके प्रभाव की जानकारी करनी है, पता लगाना है। तो अक्षांश पर प्रमुखतः अक्षांश पर तापमान को देख के इस स्थिति का सामान्यतः क्या है पता लगाया जा सकता है। इसी क्रम में बात आती है कि मार्च में दक्कन के पठार का तापमान है, मार्च में दक्कन के पठार का तापमान है वो लगभग है वो कितना रहता है। और प्रमुखतः बात करें तो ये तापमान है ये कम होता है या ज्यादा होता है। तो ध्यान रखना कि मार्च में दक्कन के पठार का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? लगभग दक्कन के पठार का जो तापमान बताया गया है अक्षांश पे तापमान को देख के, तो प्रमुखतः बताया गया है कि 38 डिग्री सेल्सियस है ये प्रमुखतः तापमान होता है। इसी क्रम में बात आती है कि अप्रैल में जो प्रमुखतः कुछ स्थानों की बात करें हम, अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का जो तापमान है वो कितना होता है। पहले हमने बात की थी कि मार्च में दक्कन के पठार के तापमान की, तो कितना रहा था? 38 डिग्री सेल्सियस रहा था। अब हम बात करें अप्रैल में, अप्रैल माह में जो मध्य प्रदेश राज्य है और जो गुजरात राज्य है वहां का जो तापमान है वो अप्रैल माह में कितना रहता है। तो ध्यान रखना अप्रैल माह में यहाँ का तापमान अधिक देखने को मिलता है और तापमान बताया गया है लगभग 42 डिग्री सेल्सियस है वो तापमान अप्रैल माह में गुजरात और जो मध्य प्रदेश राज्य हैं उनका प्रमुखतः रहता है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि मई में उत्तरी भाग का तापमान कितना रहता है। मई में जो उत्तरी भाग का जो तापमान है वो प्रमुखतः कितना देखने को मिलता है। तो ध्यान रखना कि मई में जो उत्तरी भाग है भारत के, यानी उत्तरी जो राज्य हैं उनका जो तापमान है वो सामान्यतः लगभग कितना बना रहता है। तो ध्यान रखना कि 45 डिग्री सेल्सियस तक है वो मई माह में उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनका तापमान है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। कितना तापमान देखने को मिलता है? 45 डिग्री सेल्सियस। इसी क्रम में आगे बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुखतः तापमान कम होता है वो किस वजह से होता है। तो ध्यान रखना कि प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम होता है समुद्री पवनों के कारण। ये प्रमुख रूप से ध्यान रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत है उसमें तापमान कम रहने का प्रमुखतः कारण क्या है। तो यहाँ प्रमुख रूप से एक विशेष बात आती है कि समुद्री प्रभाव के कारण, यानी प्रमुखतः जो पवनें चलती है वो क्या है कि स्थल से समुद्र की ओर न चल के प्रमुखतः कहां से कहां तक चलती है। तो समुद्र के प्रभाव के कारण, यानी समुद्र के प्रभाव के कारण क्या है कि जो भारत का प्रायद्वीपीय भाग है वहां पे क्या है कि प्रमुखतः जो हम तापमान की बात कर रहे हैं वो तापमान क्या होता है? कम होता है। जबकि हमने बात की मई में, अप्रैल में और प्रमुखतः क्या है मार्च में। इसमें कुछ क्षेत्रों में जहां हमने बात की मार्च में दक्कन का जो तापमान है वो 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी प्रकार हमने बात की कि अप्रैल माह में मध्य प्रदेश और जो गुजरात है उसका तापमान अधिक देखने को मिलता है। यहाँ तापमान कितना बताया गया है? 42 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी प्रकार मई में हम भारत के उत्तरी भागों के तापमान की बात करें तो मई में उत्तरी भागों का जो प्रमुख राज्यों का तापमान रहता है वो रहता है 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहां पे तापमान कम होता है। और तापमान जो कम होता है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ध्यान रखना प्रमुखतः
समुद्री प्रभाव के कारण क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो तापमान है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रमुखतः अध्ययन किया जो प्रथम हमारी ऋतु है शीत ऋतु उसके बारे में, और दूसरी जो ऋतु है ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा के कुछ बिंदु जो ग्रीष्म ऋतु के रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे।